तो दोस्तों पिछली क्लास में क्या गुल खिलाया था तुमने? गुल खिले गुलशन गुलशन है ना। पिछली क्लास में यही गुल खिलाए थे हमने ना। तो भैया अगर तुम्हें याद हो तो पिछली क्लास में हमने कुछ सीरीज पढ़ ली थी सेक्शंस की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पढ़ा था जो मैंने तुम्हें एग्जाम में बताया था कि ओनरशिप कब पास होती है। सेक्शन कौन सा था? 19। उसके बाद 19 बहुत अमीर आदमी भाई, बहुत अमीर आदमी। 19 ने क्या किया है ना, 20, 21 और 22 तक पहुंच गया। ठीक है, राइट। तो वो हमने पास करी ओनरशिप। फिर 18 और 23 एक साथ पढ़ा जो इस बार तुम्हारे एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने तुम्हें बताया था भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, बताओ है ना। 18 और 23 यही तो है दोनों जो एग्जाम में आए थे इस बार। तो इस बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ मोस्टली डायरेक्ट ही आता है ना। फिर हमने बात करी नमक की। नमक की 2 बातें बताओ। अभी मत कहना सेंधा नमक काला नमक। नमक की क्या बात थी? नमक का सेक्शन पहचानो पहले। नमक का सेक्शन पहचानो। हाँ नमक का सेक्शन कौन सा था भाई? हाँ गलत जवाब, चांटे बजा दो तुम्हारे में। भाई क्या कर रहा है दस, तू चश्मा लगा रहा तब भी हीरो बन रहा तू है, तब भी हीरो नहीं बन पा रहा चश्मा लगा के भाई। अबे नमक का सेक्शन है 25। 24 था सेल और रिटर्न, व्रत का आहार। तो 25 जो दुनिया का हर एक बायर अप्लाई करता है इसके नमक का, है ना। तो 25 ये कहता है कि भाई तेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हमेशा तेरे पास 2 ऑप्शन है जो तू बिना लिखे हम मानेंगे। अगर तूने बिल ऑफ लेडिंग अपने नाम पे बनाई तो तू ही मालिक है, वापस ले लियो सामान। और अगर तूने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा है तो जब तक वो एक्सेप्ट ना करे सामान तेरा है बिना बोले। लेकिन अगर तूने बिल ऑफ लेडिंग बायर के नाम पे बना दी तो सामान किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा, है ना। क्या तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये कि तू पहले से लिख के दे दे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे बाबू, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये तीनों बातें नमक के हमने पढ़ी थी। फिर 26 आ गए थे जिसकी लाठी, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर मैंने तुम्हें सस्पेंस छोड़ा, सस्पेंस। दिल मेरा धड़कन तेरी, ऐसा कैसे हो सकता है बाबू? ए पुष्पा ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने कहा सर ऐसे ही तो हुआ था, यही कहा था मैंने, फिर भी दिल तोड़ के चली गई है। ठीक है, तो दिल मेरा धड़कन तेरी ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तुमने अपनी एक्स से यही कहा हो, लेकिन है ना। सोगा कैसे कह सकता है दिल मेरा धड़कन तेरी? तो सोगा ने कहा दिल है भाई ओनरशिप और धड़कन है भाई रेस। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था दिल मेरा तो धड़कन भी मेरी, दिल तेरा धड़कन भी तेरी, यानी जिसकी लाठी उसकी वह, जिसकी ओनरशिप उसका रेस। ओनरशिप मेरी, रेस तुम्हारा। दिल मेरा दिल मेरा, हाँ धड़कन तेरी, ऐसी ओनरशिप मेरी और रेस तुम्हारा, ऐसे कैसे सकता है? बहुत ही आसान है, मतलब इतना दिमाग लगाने के। सोगा इतना टुच्चा चैप्टर तुम्हें लगेगा सर बताओ कैसी कैसी बातें लेकर के बेकार बेकार सी। ऐसा कैसे हो सकता है दिल मेरा धड़कन तेरी ना। इंश्योरेंस के बिना मैं ऐसे कह दूं सामान मेरा और रिस्क तेरा, ऐसे कैसे हो गया? यानी ओनरशिप मेरी, रिस्क तुम्हारा। आसान बताओ ना। अकाउंट्स को ला रहा हूँ मैंने, वैसे अकाउंट्स पढ़े हुए इतने साल हो गए, मैंने आज तक नहीं पढ़ी अकाउंट। सिंपल चीजें बताओ ना, सिंपल। सामान मेरा रिस्क तुम्हारा, अरे सबसे बहुत आसान जवाब है इसका। अच्छा मैंने किसी को सामान की रखवाली करने पेमेंट दे दिया ना, कुछ ऐसे सही हो सकता है लेकिन थोड़ा मुझसे भी आसान हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, सामान मेरा और रिस्क तुम्हारा, यही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। अब तुम चाहे कह दो बेलमेंट टाइप का कह दो कि सामान मेरा है लेकिन रिस्क तुम्हारा, जैसे हमने बेलमेंट में तो ये पढ़ा था, है ना। तो सामान मेरा रिस्क तुम्हारा। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ही यही किया है, बहुत सिंपल चीजों को पता नहीं कॉम्प्लिकेट क्यों बनाते, सिंपल सी बात रखो। क्या? इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस प्रोविजन, हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये प्रोविजन डाला है कि भाई सामान मेरा होगा रिस्क तेरा होगा। बोल क्या कर लेगा जज साहब? कह रहे हैं भैया मियां बीवी राजी, क्या करेगा? सिंपल सी बात भाई, है ना। तुम दोनों राजी हो भाई, सामान तेरा है रिस्क मेरा है, हम दोनों राजी हैं, तो जज साहब ने कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो, है कि नहीं बात? मुझे मत कहना बाद में तुमने अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। एक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात, जब मैंने ट्रेन से सामान भेजा तो ट्रेन पे मैंने बिल ऑफ लेडिंग तो अपने नाम पे बनाई, तो ओनरशिप कौन हुई? मेरी हुई। सेक्शन 25 के साथ ओनरशिप मेरी हुई। लेकिन बिल ऑफ लेडिंग अपने नाम पे बनाकर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर ट्रेन में चूहे खा गए, ट्रेन की पटरी से ट्रेन पलट गई, है कि नहीं बात? माल चोरी हो गया मालगाड़ी से, तो रिस्क तो बायर ही लेगा, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ लेडिंग मेरे नाम पे। बायर इतना मजेदार आदमी निकला, बायर ने क्या किया? साइन मार दिए। क्या कर दिए? हाँ साइन मार दिए। किस पे सर?
कॉन्ट्रैक्ट पे कह रहा चल ठीक है, हो सकता है उसे गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो कि वो रिस्क लेने को भी तैयार हो, तो बायर कह रहा है, जज साहब कह रहे हैं ठीक है भाई ओनरशिप उसकी है, रिस्क तू लेने को तैयार है, मियाँ बीवी राजी क्या करेगा जी, बात करना, तो कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहा, सिंपल सी बात, हमने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया। अगला सवाल, एक तरीका तो ये होगा जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे कर रहा हूँ कि दिल मेरा धड़कन तेरी, कॉन्ट्रैक्ट ही ये किया है। दूसरा मसला क्या है, और कब हो सकता है दिल मेरा धड़कन तेरी, अब सुनना ध्यान से, शायद तुम ये ना पहचान पाओ इसलिए ये बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा तब हो सकता है जब, है ना, कोई आदमी जूस पीने जाए, तुमने जूस पिया है कभी, पक्का, टेट्रा पैक वाला नहीं, ये वाला है, या फिर ये वाला टक 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 टक, ठीक है, तो तुमने अगर जूस पिया हो तो इसमें एक जूस की कैटेगरी आती है गन्ने का जूस, है ना, शुगर केन वाला जूस पिया होगा, आने वाला तो मौसम भी आ गया ना, खूब, है ना, धनिया पुदीना डाल डाल के, हाँ नींबू भी डलवा लेना, ठीक है भाई, तो भैया तुमने गन्ना भी डलवा लेना साथ में। अब तुमने गन्ने का जूस पिया, गन्ने के जूस की खासियत क्या होती है, सबसे जल्दी खराब होने वाला जूस वही होता है, तुमने देखो 5 मिनट में काला हो जाता है ना, पहले तो होता लाइट ग्रीन एकदम, 5 मिनट बाद ऐसा होता है टी शर्ट पहन रखी है भाई, है ना, राइट, और उसके बाद तुम सबकी शक्लों जैसा हो जाता है वो, ठीक है, राइट, ठीक है, दिखे ही ना अंधेरे में, है ना, शेव करें बस, बिना शेव करे हम काले नजर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो सुनो ध्यान से, अब हुआ ये कि तुमने कहा भाई जूस निकाल दे जो तेरे पास सबसे बड़ा गिलास है ना, तो बड़ा गिलास गन्ने का जूस वो निकाल के तुम्हें, अब भाई सबसे बड़ा गिलास है, सबसे बड़ा गिलास है भाई, है ना, 50 रुपीज़ का लेट से, तुमने कहा भैया ऊपर तक भर दियो एकदम, मतलब जैसे भाप सी निकली ऊपर तक भर दियो, अब उसने क्या किया, जूस निकाल दिया, अब पलट ही रहा था कहाँ से, जग से, नहीं निकाला नहीं हो भाई, जग से पलट ही रहा था, एकदम से कॉल आ गई उसकी, तेरे घर के नीचे खड़ी हूँ जल्दी आ जा, तो घर के नीचे क्यों पहुंच गई, अब तू मरवाएगी, बस ससुर जी को घंटी बजा रही हूँ, पैर छूने नहीं छूने, अब तू मरवाए, घर मत तुम भग लिए वहाँ से, तुमने कहा जूस वाले भैया बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, अब रुक जाओ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई बात नहीं भैया कोई बात ना, निपटाया, इमरजेंसी जरूरी है। अब जूस वाला बहुत ही बेचारा बहुत ही ईमानदार था, तुम्हारे जाते उसने पैक भी कर दिया, फोम फॉइल लगा दिया कि यार चलो आए हैं, है ना, छाँव में भी रख दिया मान लो, अब तुम अपना मामला सुलझा कर, है ना, जो सुलझ नहीं पाया आज तक वो मामला सुलझा कर, है ना भाई, खतरे जी हंस रहे हैं भाई, है ना, तो मामला सुलझा कर तुम वापस आए तो भैया जूस हो चुका था बिल्कुल खराब, तुम आ रहे हो 2-3 घंटे बाद, तुमने कहा भाई बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही है, तू जल्दी से जूस दे दे, दिमाग बहुत खराब हो गया भाई, वो कह रहा जूस तो ये रहा भैया तुम्हारा, कह रहा ये रहा तुम्हारा, काला हो रखा है जूस, तुमने कहा भैया काला हो सफ़ेद हो, 50 रुपये देने पड़ेंगे, 50 रुपये ढीले करो, जैसे वो घर पे पहुंच गई ऐसे ही मैं पहुंचूंगा घर पे, और मैं फ़ोन ना करूँगा, घंटी बजाऊंगा सीधा, यार कितनी बात, तुम कहने लगे यार कोई धमकी दे रहा घर पे आने की, ना 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 50 रुपये, वो कह रहा 50 रुपये किस बात के, है ना, तो तुम पढ़े लिखे बिना एग्जाम दिए पढ़े लिखे निकले, तुम कह रहे हो भाई जूस तेरा, है ना, और गन्ना भी तेरा, गिलास भी तेरा, जगह भी तेरी, और मैंने जब पकड़ा भी नहीं तो किस बात के भाई, मेरे पैसे मैं नहीं दूंगा भाई, मैं कोई पैसे दूंगा, लड़ ले तू चाहे। अब बताओ, मशीन भी उसकी, जूस भी उसका, ओनरशिप भी उसकी, रिस्क तुम क्यों लोगे, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, बोलो तो, हाँ ये सही कह रहा है, फिर भी अगर कोई भी चीज डिलीवरेबल स्टेट में ले आया कोई बंदा, है ना, तुम्हारे ऑर्डर के बाद, और डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद तुम उसे लेने से मना कर रहे हो, तो सेलर के जो नुकसान झेलेगा, है ना, अब तुम कह रहे हो भाई ओनरशिप तेरी तो रिस्क भी तेरा, जज साहब ने कहा नहीं भाई ये नहीं चल भाई, ये नहीं चल भाई, ये नहीं चल बे, जज साहब ने बोला ओनरशिप किसी और की पर रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा, तो जज ने इस प्यार को क्या नाम दिया, जज साहब ने इस प्यार को नाम दिया डिले डिलीवरी, क्या नाम दिया, जिसकी वजह से, एक बात सुनना, हमेशा डिले ग्राहक की वजह से नहीं होगा, सेलर की वजह से भी तो हो सकता है ना। अब याद करो तुम्हारी शादी है, शादी के बाद वो जयमाला ला रहा है, यार ये आगे बात, तो डिले कौन कर रहा है, जयमाला डिले कर रहा है ना, तो फिर है कि नहीं बात, ओनरशिप चाहे भली मेरी हो गई हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते, पर रिस्क किसका होगा, किसी और का। तुमने भैया आइसक्रीम मंगाई, है ना, राइट, अब आइसक्रीम वाला लेके लेट आ रहा है आइसक्रीम,
तो कौन डिले कर रहा है? आइसक्रीम वाला। और वो निकली पिघली पिन्नी के अंदर सारा क्या निकला? लिक्विड लिक्विड जूस ही हो गया। हाँ जूस ही पी लूंगा मैं तो, है कि नहीं बात? राइट। किसकी गलती है? सेलर की। तो डिले डिलीवरी में हमेशा बायर के ऊपर मत सोचना बायर की गलती होगी, किसी की भी गलती हो। जज साहब ने बोला जो डिले करेगा, तो दिल मेरा यानी ओनरशिप किसकी? दुकानदार की। रिस्क किसका? तुम्हारा। या फिर तुमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया है ना। अब देखो ये लिखी बात ये रहे दो एक्सेप्शन जो पिछली क्लास में सस्पेंस छोड़े थे। जज साहब ने बोला एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर एग्रीमेंट तुमने क्या किया है? उल्टा किया है। उल्टा मतलब रिस्क मेरा और ओनरशिप तेरी। पढ़ के देख लो। बोलो रेलवे रिसिप्ट किसके नाम पे बनवाई? प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? हम पाल को प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ओनरशिप। और रिस्क किसका है? तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। केस का नाम याद मत रखना, चाहे चंपालाल भैया, ठीक है, पर केस याद रखना। अब भाई यही केस तो एग्जाम में तुम कह रहे हो सर सेल्स एग्रीमेंट में क्या करना है? अरे सेल्स एग्रीमेंट इतना छोटा सा टॉपिक है कि सबके साथ की केस स्टडी मैंने अलग से नहीं दे रखी, उसके साथ ही टॉपिक में दे रखी है। अब ये एग्जाम में आ जाएगा और ये छुपा दिया, ये लो बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा होगा डिसाइड द केस एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। भाई तुम्हें प्रोविजन लिखने में क्या दिक्कत है बताना जरा। मुद्दा ये पहले पहचानो, प्रॉपर्टी किसकी? सेलर की। रिस्क किसका? ये बात हमने कहाँ लिखी है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। रास्ते में क्या हो गए? गुड्स खराब हो गए, है कि नहीं बात? गुड्स खराब हो गए। अब इसका गुड्स का नुकसान कौन झेलेगा? अब जनरली बच्चे क्या सोचेगा? भाई जिसकी लाठी यानी जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। पर भाई रिस्क तो तुमने ले रखा है ना। तो समझ जाओ क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? क्वेश्चन सेक्शन 26 के एक्सेप्शन में पूछ रहा है। पहले क्या लिखूंगा? स्टेप नंबर 1 पहले लिखूंगा ये स्टेप नंबर 1 यानी प्रोविजन। अब प्रोविजन कम है, आधे पेज से ज्यादा में आएगा। रिस्क पास विद द ओनरशिप है ना। बायर के पास चला गया तो सेलर लॉस, बायर के पास नहीं गया तो सेलर लॉस झेलेगा। बायर के पास रिस्क चला गया तो बायर लॉस झेलेगा। लिख दिया। एग्जाम्पल मत लिखो एग्जाम्पल, है ना। राइट। फिर क्या लिखोगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दोनों लिखने पड़ेंगे। पहला, अगर मैंने उल्टा कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर लिख दिया, आधा पेज भर गया। अब आधे पेज में तुम्हें जब ये पता है कि दिल मेरा धड़कन तेरी से कॉन्सेप्ट तो लिख दिया। अब प्रोविजन के बाद एनालिसिस आएगी। अबे एनालिसिस तो प्रोविजन 3 मार्क्स का होता है, एनालिसिस 1 मार्क्स की होती है। या प्रोविजन 2.5 मार्क्स का होता है, एनालिसिस 1 मार्क्स की होती है। आधे मार्क्स का क्या होता है? कंक्लूजन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन लॉस झेलेगा? डिसाइड द केस। अब मैं एनालिसिस क्या करूंगा? इन द प्रेजेंट केस। इन द प्रेजेंट केस में तो एक्स वाई लिखा मिलेगा ना। इन द प्रेजेंट केस जो क्वेश्चन में लिखा है वो चिपका दो। X send the goods to Y under the contract that goods are in the ownership of X but at the risk of Y, at the risk of, तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो चिपका दिया। फिर क्या लिखो? एज पर द अफोरसेड प्रोविजन। याद आई बात? क्या वर्ड लिखते हैं? एज पर द अफोरसेड। अफोरसेड मतलब ऊपर बताई गई प्रोविजन। एज पर द अफोरसेड प्रोविजन, है ना। अंडर सेक्शन 26 if any contract agreement to the contrary is made, agreement to the contrary is made, then buyer will bear the loss even though goods are in the ownership of seller। लिख दिया प्रोविजन। कंक्लूजन लिख दो। therefore why यानी buyer will bear the risk, है ना, and loss shall bear by the बायर ही लॉस को झेलेगा। बस भाई एनालिसिस और कंक्लूजन में तो दिमाग नहीं लगाना। एनालिसिस तो वही होती है जो क्वेश्चन में कह रहा है। कंक्लूजन तुम्हें पता ही है, 1 लाइन का। मुद्दा यह है कि तुम्हें कितने अच्छे से प्रोविजन याद है। पहले पहचान लो फिर प्रोविजन। अब डिले डिलीवरी। अब भाई बताना डिले डिलीवरी में मैं तुम्हें क्या ही बता दूं, ये बताओ। चलो मैं यही कह दूंगा भाई केस लॉ याद मत रखना, है ना। चलो केस लॉ याद मत रखना, ये वाले नाम याद मत रखो। अरे तो केस तो याद रखोगे। बताना जरा। मैंने गन्ने का एग्जांपल लिया, इन्होंने सेब का ले रखा है भाई, बस इतना ही फर्क है।
कौन डिले कर रहा है? मतलब बायर डिले बोलो, कौन डिले कर रहा है? वाई कौन है? वाई डिले कर रहा है ना? जूस क्या हो गया? कौन झेलेगा? ये लिखा, ये भी लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, जूस बिकम द अनफिट फॉर कंजम्पशन, डिसाइड केस हु विल बियर द लॉस। बन गया क्वेश्चन एग्जाम का। कौन झेलेगा? सेम कहानी प्रोविजन में, पहले 26 लिखोगे, फिर 26 के दोनों एक्सेप्शन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? एनालिसिस। एनालिसिस में बता दोगे भाई एक्स ने वाई को भेजा, वाई ने लेट किया, एज पर द अफोरसेड प्रोविजन। इस प्रोविजन के तहत ओनरशिप कोई और है, रिस्क किसी और का, तो भाई झेले। बात समझ में आई? एक बार बताओ, जब जूस वाले ने तुम्हारा कॉल आते तुम भग लिए, तो जूस वाले ने क्या किया था? पैक करके रखा था, और कहाँ लिखा? धूप में रख दिया था उनने जमाने को, छाँव में रखा था कि खराब ना हो। अगर उसका फ्रिज होता तो मान लो फ्रिज में भी रख रहा है। ये सारे काम सेलर करे एज अ बेली, ये जज ने लिख के दे दिया। ये नहीं कि तुम डिलीवरी डिले कर रहे हो तो तुम भैया सेलर सड़क पे छोड़ देगा सामान, ऐसा नहीं होगा। हाँ, यानी कि पूरा ध्यान रखना है सामान का, जो जूस वाले ने किया। ठीक है भैया, 26 हो गया। 27 पे आते हैं भाई। 27 पे अगर तुम पूछो सर 27 में क्या क्या लोचा है, तो भाई इस बार एग्जाम में, जो भी एग्जाम गया ना, उस एग्जाम में सेक्शन 27 से क्वेश्चन आया है। है ना? तो ये मैं सोचा दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी आ सकता है। ठीक है भाई, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात ये बताओ, मुझे छोड़ो, क्या तुम यहाँ पे रखा हो कोई भी सामान बेच सकते हो? बेच दे, फोटो खींची ओलेक्स पे डाल दी, क्यों नहीं बेच सकते? बोलो। हाँ, अगर कोई किसी और को तो मैं तुम्हें ना बेच दूंगा, फिर वैसे घर वाले भी कहते हैं कुछ ना कर रहा बेच दो इसे, है कि नहीं बात? हाँ, कुछ नहीं कर रहा है, पैसे खा रहा था घर वालों के, है कि नहीं बात? तो भैया देखो, चलो आदमी को, बच्चे को तो नहीं बेच सकते, लेकिन भाई सामान तो बिक सकता है। लेकिन सामान कौन सा बिकेगा? जो चोरी का ना हो, यानी कि जो उसका मालिक हो। अब मालिक कैसे पता लगता है? ओनर, ये हमने पढ़ लिया कि ओनरशिप कब पास होती है, हमने पढ़ लिया, है ना? अब अगर तुमसे कोई पूछे भाई ओनरशिप कैसे पता लगेगा कि मैं सामान का ओनर हूँ, तो 19, 20, 21, 22 खोल लेना। ठीक है, 19, 20, 21, 22 से पता लगता है कि सामान का ओनर कौन है। ठीक है, जो ओनर नहीं है क्या वो सामान बेच सकता है? नहीं। इसको मंगल ग्रह की भाषा में बोला गया नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। टैटू बना लेना इसका, टैटू। क्या बनाना इसका? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, टैटू बना लेना इसका। क्या बना लेना? टैटू। इसका मतलब है ये, नो वन कैन गिव, गिव बोले तो सेल या बोले तो ट्रांसफर। नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। कोई बंदा वो चीज नहीं बेच सकता जो उसकी है ही नहीं, है ना? तो ये रजिस्टर में लिख लेना। कितने हो गए लीगल वर्ड तुम्हारे रजिस्टर में? सर यहाँ तो पॉजेस लिखा है, अगर वो पॉजेस करता है ओनरशिप लेंगे तब भी बेच सकता है? नहीं, यहाँ पोजीशन का मतलब यहाँ एक तरीके से इंटरप्रेट ओनरशिप की तरह ही किया जाएगा। ये गलत लिखा है लॉ में, पर क्या करें, लेकिन उसको पढ़ा ऐसे जाएगा। ऐड कर लिया। कितने लीगल वर्ड हो गए ना? 50, 60, 55, 70, 60 तक पहुँच गए। 60 तक पहुँच गए। मेरा तो 50, 40 लीगल वर्ड लिख भाई, क्या कर रहा है तू? लिख रहा हूँ। नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट इट डजंट नो। 50, 60 तो हो गए होंगे, है ना? एक और जुड़ गया आज। हाँ, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट का मतलब होता है ये। जैसे पिछली क्लास में देखा था, जस्ट इन रैम का मतलब राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जस्ट इन पर्सोनम का मतलब राइट अगेंस्ट द पर्सन, कंसेस एरिडम का मतलब
मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेक्शन 13 होने लगा है ना। ऐसे बहुत सारे हमने पढ़े, क्विड प्रो क्यो, स्टेटस क्वो एंटे, वॉइड एब इनिशियो, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे शब्द हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फ्रस्ट्रेशन और रेस्टिट्यूशन एक ही है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, वापस करना, रिफंड, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, ये हमने पढ़ा है ना। ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ तो पोएम की तरह याद कर ले भाई, है ना। अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, यानी अगर सेलर चोर है तो बायर भी क्या माना जाएगा? चोर ही माना जाएगा। सुनो ध्यान से, बायर चोर नहीं माना जाएगा, लेकिन बायर एक होता, तुम्हें किसी ने जब छुपाकर चोरी का माल बेच दिया तो तुम चोर क्यों भाई? चोर तो तुम तब होगा ना जब तुम्हें पता होगा चोरी का माल है कि नहीं बात। अब भैया अब मान लो गुंजन तुम्हें कोई किताब बेच दे, कुछ भी सामान बेच दे और वो चोरी का है, तो तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें बताया नहीं है। तो जज ने कहा सेलर को चोर, बायर को चोर नहीं मानेंगे, पर बायर का टाइटल डिफेक्टिव मानेंगे, क्योंकि वो ओनर। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि बायर को चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा, पर सामान वापस देना पड़ेगा। सामान वापस देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में करो, सामान वापस देना पड़ेगा। और क्योंकि बायर चोर नहीं है, सामान वापस दे रहा है, तो बायर का अधिकार बनता है जिसने उसे सामान बेचा उसके ऊपर बायर केस। मान लो तुमने भाई गुंजन से सामान खरीदा है ना, दक्ष ने, ठीक है, और ये सामान उसने क्या किया? हाँ, मान लो ये सामान उसने मेरा चुराया है या मुझसे पूछे बिना बेच दिया। अब ये बताओ, मैडम का टाइटल डिफेक्टिव, उन्हें तो पता है मैं बिना पूछे बेच रही हूँ, है ना, मान लो RKG रख लेते हैं ना। लेकिन जो बायर है, बायर उसको बिना बताए सामान क्या किया गया? सेल किया गया। तो ये होता है जो बायर को पता ही नहीं। अगर बायर को पता है कि चोर है, फिर तो बायर भी चोर है ना, राइट। फिर तो क्या होगा? क्योंकि चोर का साथ देने वाला भी चोर ही कहलाएगा। पापी वो नहीं जो पाप करता है, पापी वो भी होता है जो पाप का भागीदार। बहुत पिक्चर देखी है ना। लेकिन जो पाप का भागीदार है उसे पता ही नहीं, जबरदस्ती भागीदार बनाया गया है, तो फिर तो धोखा है ना उसके साथ। तो दक्ष को सामान तो लौटाना पड़ेगा RKG को, लेकिन क्योंकि दक्ष चोर नहीं है तो वो अपना बदला किससे लेगा? कोर्ट में केस करके। तो गुंजन क्या करेगी? पैसे भी लौटाएगी जो उससे वसूले हैं उसने, साथ में जो उसको टॉर्चर हुआ है उसका कंपनसेशन भी लेगी। ये पहले भी तो था, बड़ा है ये कॉन्ट्रैक्ट में सेल्स ऑफ गुड्स था क्या? सेल्स ऑफ गुड्स पहले कॉन्ट्रैक्ट का तो बच्चा है। 73 MP-CP स्पेशल डैमेजेस, है ना, राइट। चीजें तो वही हैं। अब देखो लिखी बात, एक्स ने क्या करा? सर जैसा अरे ध्यान दो, एक्स ने क्या किया? चुरा लिया, ठीक है ना। तो जेड को कोई टाइटल नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स के पास टाइटल नहीं, क्योंकि एक्स क्या है? चोर है। मिल जाएगा, ओनर मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिलेगा, चिंता मत करो, क्योंकि उससे पुलिस रिपोर्ट बनाई होगी तभी तो वो चोर कहलाया जाएगा। फिर तो पुलिस को पता ही नहीं। फिर तो गुंजन ईमानदार है ना, जब RKG ने रिपोर्ट नहीं करी कि ये चोरी का माल है, यहाँ से सामान चोरी हुआ है, तो फिर तो गुंजन ईमानदार है ना। बताओ ईमानदार कौन होता है? जो झूठा नहीं, ईमानदार वो होता है जो पकड़ा ना जाए, तेज रहे, है कि नहीं बात। जैसे घर वालों के पर्स से पैसे निकाले तुमने, हंसने खतरे जी, हंस रहे भाई, हंसने खतरे जी, और पकड़े ही ना गए, तो ईमानदार हो तुम, है कि नहीं बात। तो ईमानदार तो वही है भी हिंदुस्तान में। ईमानदार कौन हिंदुस्तान में? जो पकड़ा ना। ईमानदार हुए तो भाई जो पकड़ा नहीं गया, है कि नहीं बात। अगला बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है, सुनना ध्यान से, कोई बंदा किसी और का सामान बेचे और वो वैलिड सेल मानी जाए? गुंजन ने या मैडम ने ऑफिस से RKG का सामान बेचा, पर ये सेल वॉइड की जगह क्या मानी गई? वैलिड मानी गई। ऐसा बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात। अगर गुंजन RKG के क्या निकले? एजेंट। अगर एजेंट है तो, क्योंकि तुम ये जानते हो कंसाइनर कंसाइनी वाले में तुमने शायद पढ़ा होगा कि जब हम एजेंट को ट्रांसफर करते हैं तो एजेंट उसका मालिक होता है नहीं होता? यस, कैसे बोलता? एजेंट उसका मालिक होता नहीं होता? नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है? उसको राइट होता है, क्योंकि उसने सेलर से पूछ के काम किया होता है।
तो पहला एक्सेप्शन यही बना। तो इस बार एग्जाम में ये आया था, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, यानी सेल बाय नॉन ओनर इज, हाँ, एक नॉन ओनर सामान बेच रहा है वो वैलिड सेल है, एक नॉन ओनर सामान बेच रहा है वो वैलिड सेल है। टुच्ची बात मर्केंटाइल एजेंट, है ना, राइट। कंसेंट ले रखी है प्रिंसिपल से और वो एजेंसी का बिजनेस कर रहा है, यानी कि जर्नली वो एजेंट बन के सामान बेचा करता है। सबसे मजेदार बात है जो क्या है, राज की बात बताएं। राज की बात ये है भाई जो सब में कॉमन है राज की बात, जो खरीदने वाला ना, खरीदने वाला वो कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए जैसे तुम शक्ल से लगते हो, भोलू, हाँ शरीफ, भोलू, मासूम, बहुत ही ज्यादा मासूम है कि नहीं बात, शीशे में देखता ना रोज, है कि नहीं बात, मजे लेने से और कुछ नहीं करना, दूसरे ग्रह की बात करेगा। जो तुम शक्ल से दिखते हो क्या, चोर नहीं भाई, मासूम से दिखते हो ना, चलो यार शरीफ बालक है बेचारे, है कि नहीं बात। तो जो बायर है ना, बायर कोर्ट में चीज प्रूफ करते पड़े कि जब मैंने सामान खरीदा एजेंट से तो मुझे दो बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक तो ये कि बेचने वाला चोर है, मतलब कि जो एजेंट है वो क्या है, चोर है। एक तो मैं ये सोच नहीं सकता। दूसरा जो मुझे इस बात का शक भी नहीं हुआ भाई, तो मुझे पता नहीं वो चोर है, और दूसरा पता करने के लिए मुझे इस बात का शक भी नहीं हुआ कि भाई बेचने वाला चोर है। अब जैसे मैं तुम्हें कोई सामान बेचूं तो जज साहब से तुम क्या बोलोगे, जैसे भाई चोरी का माल बेच दिया सर ने तुम्हें, तुम कहोगे देवा ये नहीं चल सर, ये नहीं चल रहा है, तुम रोल लोगे, आंसू छुपाने के लिए चश्मा पहन लोगे तुम, जैसे फिल्म स्टार करते हैं किसी के, है ना, मरने पर चश्मा पहन के जाते हैं काले काले, आंसू छुपाने के लिए, चाहे ना आंसू, है ना, दिखना चाहिए भैया ना, आंसू छुपाने के लिए चश्मा पहन लोगे सर। जज साहब कह रहे क्या हो गया, रो क्यों रहा है, कह रहे सर वो बताओ जिनसे हमने पढ़ा जिनसे हमने फाउंडेशन में पूरा पढ़ा, पूरे पढ़ते दौरान एक भी दिन या एक भी क्षण ऐसा दिमाग में आया ही नहीं कि भाई लॉ वाला मास्टर चोर निकलेगा। देख रहा है गुद्दी मार इसके है कि नहीं बात, सोचा नहीं। फिर जब सब कहने लगा भाई यार कम से कम सामान बेचते टाइम देख तो लेते भाई कौन बेच रहा है, वो कह रहा सर बेचते टाइम देख लेते, एक तो हम कभी सोच नहीं सकते, और सर देवर देवा भगवान है ना बचाए, शक भी नहीं कर सकते सर हम तो, सोचना तो छोड़ो, हमारे दिमाग में बात आएगी बात कि यार चोरी का माल बेच दिया भाई, लॉ वाले सर ने चोरी का माल बेच दिया, सर लॉ वाले सर ने चोरी का माल बेच दिया, ये बात सोचने की तो छोड़ो, ये ना अच्छा बहुत अच्छा है ना बातें करने का था, यहाँ छोटा दिमाग होता, छोटे दिमाग में भी ये बात नहीं आई सर, कहाँ बात नहीं आई दिमाग में, छोटे दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि सर चोरी का माल बेच सकते हैं, बताओ यार, है कि नहीं बात। मजे में पढ़ाया है ना, पूरा कोर्स हो गया, पास हो गया, सर ऐसा कर लेंगे सर। अगर तुमने दोनों बातें प्रूफ करनी, एक तो मुझे पता नहीं था चोर है और दूसरा मुझे शक भी नहीं है कि चोर है, तो तुम कौन कहलाए जाओगे, तुम हो भोलू बायर, है ना, तुम क्या हो भोलू बायर। और भोलू बायर होने का तुम्हें क्या मिलेगा, राइट मिलेगा कि जो भी सामान चोरी का तुम्हें बेच रहा है, तुम भोलू बायर होने की वजह से तुम्हारा टाइटल है ना डिफेक्टिव तो होगा, पर तुम्हें चोर घोषित नहीं किया जाएगा, और वो सेल क्या मानी जाएगी, वैलिड सेल। तो तुमने 3 बातें प्रूफ करी। एक तो भाई देखो ये एजेंट है, एजेंट ऑर्डिनरी एजेंट का काम करता है, और मुझे पता भी नहीं था कि ये एजेंट होते हुए भी क्या करेगा सर, चोरी में बेचेगा, इसलिए मैंने गुड फेथ में कहा। तीनों बातें पूरी कर दी। एजेंट तुम्हें सामान बेचेगा, सामान तुम्हारा होगा, चाहे वो प्रिंसिपल से पूछे भी ना बेचे। बात समझ में आई? बोलो अगला, क्या तुम्हें याद है, क्या याद है सर, जय वीरू बसंती जॉइंट प्रोमिसर थे। ऐसे ही भाई जॉइंट ओनर होते हैं, क्या होते हैं सर, जैसे मान लो घर के 2 ओनर हुए, मम्मी पापा, डैडी मम्मी है नहीं घर, है ना, ये वाला गाना गाते हुए। अब मान लो भाई जॉइंट ओनर है, पापा गए काम पे, मम्मी को कुछ दिन लड़ ली मम्मी पापा से, तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया,
जली भी रोटी दी मम्मी ने इस बार पापा को, उससे भी भयंकर। अबे भाई भाई ये तो जिंदगी में ऐसी करेगा, जहर खाएगा ये अपनी वाली से, अपनी बीवी से। ये क्या करेगा? अकाउंट्स क्लास में गया था तो मेरे पास चीनी भी चाहिए तो हाँ, और वो जहर, और यहाँ कह रहा जहर दे देगी वो मुझे। बता देना कौन सा सर को कि सर वहाँ अच्छी बीवी मांग रहा है, वहाँ जहर मांग रहा है कि नहीं बात? हाँ, नाग देवता तो नहीं है, कभी नाग लोक में रहता हो ये, सुन लो इधर। तो भाई मम्मी को गुस्सा है, मम्मी ने बदला क्या लिया, पापा तो जहर नहीं दिया मम्मी को। मम्मी ने क्या किया, घर बेच दिया, है ना, बेच बाज के पैसे सारे अपनी जेब में, खाना गई अपनी जेब में, एक दिन में खा जाएगी मम्मी, है ना, अपनी जेब में। पापा आ रहे हैं, सामान बाहर है, मम्मी कह रही है रहो सड़क पे, मैं तो रह लूंगी कहीं भी, पैसा बहुत है मेरे पास। तो पिताजी कह रहे हैं बेच नहीं सकती, घर बेच नहीं सकती, क्यों? आता तो मेरे नाम पे 50-50 ओनर है। कौन है? 50-50। तो जज साहब ने बोला भले ही माताजी नॉन ओनर है, क्या है, स्टिल नेमो डैड क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन लगेगा। नेमो डैड क्वाड नॉन हैबिट मतलब नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। इसका एक्सेप्शन मतलब एनी वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। एक बंदा वो सामान बेच सकता है जिसका वो मालिक, तो मम्मी मालिक नहीं है 50% की, तब भी उनकी सेल क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। अब क्या करें, लॉ तो लॉ है। सेक्शन 28 ने बोल दिया, और गलत लॉ है बहुत ही। हाँ, कंसेंट की भी जरूरत नहीं है भाई, कंसेंट होती तो पापा मना कर देते। बस एक ही चीज याद रखना, बायर कौन होना चाहिए, बायर कौन होना चाहिए, बोलो। बायर बस ये प्रूफ कर दे कि मुझे पता नहीं था कि माता जी जब सामान बेची थी, बहन जी जब सामान बेची तो इन्होंने, है ना, अपने पति से नहीं, झगड़ा नहीं, पूछा नहीं था। अब पूछा नहीं था कि बेचू ना बेचू। मैंने तो ये माना कि बेचने वाला ईमानदार है, बेचने वाले ने अपने पति से पूछ के बेचा है, और मुझे इस बात का शक भी नहीं है कि बेचने वाले ने पूछा नहीं होगा। मैं तो भूलू। राज की बात समझ में आ गई? हर सेक्शन में है राज की बात। एवरीवन बिकम द भोलू, तो आपके फेवर में है केस अगर आप भोलू बन गए। सर अगली बात, पुराना केस याद होना चाहिए तुम्हें। याद है जब चक्कू दिखाकर क्या किया था, मोबाइल छीना था। सुनना ध्यान से। अब भाई मैंने चक्कू दिखाकर मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने का कारण क्या बना, सेक्शन कौन सा लगा, कॉन्ट्रैक्ट का। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, है ना। सेक्शन 15 लगा। 15 क्या होता है, सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा। देखो रिजल्ट कहाँ निकल रहा है, रिजल्ट सेल्स ऑफ गुड्स में निकल रहा है। मोबाइल गुड्स है कि नहीं है, तो मोबाइल गुड्स है तो गुड्स भी लगेगा। अब इसी केस लॉ में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक आ सकता है सेक्शन 29 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। होश में पढ़ लेना नीचे कि पूछ किस सेक्शन से, पूछ किस एक्ट से रहा है। हाँ लिखा आएगा तभी तो पता लगेगा मैं कौन सा एक्ट से क्वेश्चन आंसर दूंगा। धमकी दी, मोबाइल छीन लिया, है ना, साथ में तुम्हें 50 रुपए दे दिए, चल घर चला जाए, ऐसी है कि नहीं बात। चिप्स का पैकेट ले लियो एक, 50 रुपए दे दिए। अब 50 रुपए देने के बाद ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ भाई वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ सर, वॉइडेबल हो गया। अब कायदे में अगर देखा जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो तुम्हें कोर्ट पे जाना चाहिए, तभी तो वॉइड बनेगा। कई दिनों तक तुम होश में ना आए, कोर्ट में ही ना गए, तुमने कहा कौन कोर्ट के चले चक्कर काटेगा, फिर क्या होगा, फिर लूटपाट हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं, पंगे कौन लेगा, है ना। अब वो मोबाइल मैंने छीनने के बाद, ठीक है, इसको भेज दिया दूसरे प्लूटो को अपने, और था किसका वो, इसका था। अब ये कह रहा है देखा देखा सा लग रहा है, तो ये कह रहा है होश में आ जा, होश में देखा देखा से लग रहा है कि बात मेरा मोबाइल है भाई, तेरा तो है पर देखा देखा क्यों लग रहा है तेरा, पर देखा देखा सा लग रहा है। अबे देखा देखा से लग रहा है तो पता लगा कि ये कह रहा देखा देखा मत छोड़, होता है भाई मैंने सर से भेजा है और सस्ते में दे दिया भाई। मैंने चेक किया इधर उधर तो 10,000 का मिल रहा था, सर ने 5 में दे दिया। मैंने कहा यार ऑनलाइन चेक करूंगा 10,000 का, है ना। कितने का मिल रहा है, 5 में मिल रहा है। मैंने खरीद लिया। फिर से ज़्यादा ही बात, झटके लगे से बिजली के, है ना। इसे कहा यार ये मोबाइल सर ने ही मुझसे छीना था और किसको बेच दिया। अब इसे लगा भाई मेरा ही मोबाइल मुझसे छीन के किसी और को बेच दिया।
ताने समझ में आ रही है भाई? मैंने दक्ष का मोबाइल लूट कर किसको सेल कर दिया? हाँ, इसको बेच दिया। अब इसको सेल किया और इसको धमकी दे के सामान लिया, तो भाई इसके दिल पे लगेगी नहीं लगेगी बात? दक्ष कह रहा बताओ यार, आंखों के सामने ही लूटपाट हो रही है, तो है कि नहीं बात? तो दक्ष कह रहा मैं नहीं दूंगा मोबाइल, अब मैं नहीं दूंगा मोबाइल, केस कर ले तू। अब दक्ष ने हिम्मत करके क्या किया? तो पहला सवाल, पहला तुम क्वेश्चन सुनो, पहले आसान बात, मुझे बता दो मोबाइल किसका? हम तीनों कोर्ट में खड़े हैं, मैंने कबूल लिया हाँ मैंने लूटा था, ये रो रहा वहाँ सर मेरा ही मोबाइल था सर, ने लूट लिया था, मेरे पापा ने बहुत रैप्टर लगाया, मुझे वाला मोबाइल दे दिया था फिर। हाँ नोकिया 3310 गुरु, ऐसे वाले स्नेक खेल रहा हूँ बस, है कि नहीं बात? जिंदगी है चल रही है सर, बताओ। ये कह रहा मेरा मोबाइल दिला दो सर, कम से कम मेरा मोबाइल तो वापस आ जाएगा। ये कह रहा मैंने 5000 खरीदा है, मैंने कहा मैंने लूट के बेचा है, तो मोबाइल किसका? दक्ष का है यश का? मोबाइल तो दक्ष चाहिए है, तो होगा किसका? अबे तो जिसका है उसका ही तो होगा, है कि नहीं बात? बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे। जज साहब ने पहले इसे बुलाया, इधर आइयो तू। ओ भाई 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 आत्महत्या नहीं करनी। जज साहब ने इसके पहले डांट लगा, इधर आइयो, इधर आ, हैं इधर देख कैमरे में। सो रहा था इतने दिन से? नहीं सो रहा था? नहीं, इतनी लेट क्यों आया फिर तू 6 महीने बाद? डर गया था। डर गया था? अबे भाई, और अब क्यों नहीं डर रहा तू? अब तो पता लग गया अब ना, क्यों नहीं डर रहा? अब तो पता लग गया तो उसको ही बेचे। भाई कोई बात है ना? निकम्मे चल भाग यहाँ से। जज साहब ने कहा मोबाइल नहीं मिलेगा तेरा, लेकिन बेचारा डर गया था। लेकिन जज साहब ने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए भी क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। हाँ, तो जज साहब ने कहा भाई जो काम तुझे 6 महीने पहले करना चाहिए था वो तू अब ला रहा, जो काम तुझे मान लिया जुलाई अगस्त में करना चाहिए था अब तू अब ला रहा उस काम को, है ना, साल भर बाद, तो गलती तेरी है। डर के मारे कानून क्या कर देना? कानून किसी और के हाथ में सौंप देना, उसको और बढ़ावा देना, हिम्मत देना कि चल लूटपाट करने की, है ना? तो डर के मारे तो तुमने गलत बात करी, ठीक है? तो मोबाइल किसका हुआ? क्यों? ये कौन है? एक बात थी भाई, हाँ ये है भोलू बायर। कौन है ये? वॉइडेबल तो है, पर ये कौन निकला? भोलू बायर निकला। ठीक है, समझा गई बात? इसने कहा जज साहब मुझे तो पता ही नहीं सर, मैं सोच नहीं सकता सर क्या है, चोर निकलेंगे। और क्योंकि बेचारा 6 महीने बाद आया है ना, तो क्या इसके साथ नाइंसाफी कर देनी चाहिए? मोबाइल भी गया और कोर्ट में जाके भी बेइज्जती करा ली। तो जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने कहा चल तेरे लिए भी कुछ करते हैं, तू रोइयो मत, है ना, कि कोर्ट में भी आके बेइज्जती हुई। दक्ष जो केस करेगा वो इस अंकुर के ऊपर केस कर देगा, जिसने धमकी से मोबाइल छीना। तो अंकुर दक्ष को क्या करेगा? सेक्शन 65 ऑफ प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्शन से मोबाइल देगा, पर मोबाइल तो दे नहीं पाएगा, तो उसकी जगह पे क्या मिलेगा तुझे? हाँ, सेक्शन 73 के हिसाब से कंपनसेशन मिल सकता है। तो मैं तुम्हें मोबाइल का पैसा और कंपनसेशन दूंगा, लेकिन मोबाइल किसका होगा? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक तरफ से पूछेंगे। अगर उन्होंने पूछा डिसाइड द केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो तुम्हें सेक्शन 15 लगाना है और 73 लगाना है। डैमेजेस क्लेम करोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और डैमेजेस क्लेम। अगर उसने पूछा कि डिसाइड द केस एज पर सोगा, तो 29 से आंसर देना। फिर अकेला 29 लिखना, और कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत नहीं लिखनी। बोलो समझ गए सर? मुन्ना भाई, मैं तुम पीछे बैठते हो, मुझे ऐसा लगता है तुम बात खोए खोए से रहते हो, तुम समझ में आ रही ना बात? हाँ भैया, दोनों भैया, क्या बताया मैंने? जल्दी बोलो, क्या बताया है? समझ में नहीं आई बात? जल्दी बोलो, खड़े होके बोलो, चलो कोई भी एक जना बताओ क्या बताया। बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी बताओ क्या बताया। अगर कोई भी भाई, तुम बताओ, जोर से बोलना। यही सारा बता दो, ये वाला 29
खो रहा है ख्यालों में, है ना। आगे आ जाओ, दक्ष पीछे वाले बैठ जाओ। मुन्नी फालतू बोले मुक्का मार दियो उसके। आ जाओ भैया, आ गया, तुम रोज आगे बैठोगे तुम, इतना टाइम लगा दिया मैंने इस टॉपिक में। तुम इसके बगल में बैठो, इसके बगल में बैठो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कहीं बैठ जाओ या उस साइड बैठ जाओ, है ना, कहीं बैठ जाओ। क्या बताया भाई, तुम भी होश में नहीं सुन रहे दोनों पीछे, क्या बताया मुन्नी, तुम बताओ क्या बताया। मास्क की कसम है तुम्हें गलत मत बोलना। हाँ नहीं नहीं, केस क्या हुआ है, केस नहीं, मतलब केस है क्या, ये मुद्दा है क्या। किसी का फोन चुरा लिया है या धमकी से दिया, या फ्रॉड से किया, है ना, या मिसप्रेजेंटेशन से किया, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर सेक्शन 15, 16, 17, 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हुआ, तो जो भी धमकी से मोबाइल ले रहा है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। जिसने धमकी से मोबाइल छीना, क्या वो मालिक हुआ? नहीं, लेकिन उसने मालिक ना होते हुए भी क्या किया, किसी और को बेच दिया। तो केस बना पर्सन हु सेलिंग द गुड्स इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, है ना। नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट लगा। अब क्या नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट यानी नॉन ओनर वैलिड सेल कर सकता है? तो आप बोलोगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में नॉन ओनर वैलिड सेल कर सकता है ना। जज साहब ने क्यों बोला कि जब ये नॉन ओनर है और इसने सामान वाई को बेचा और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, जिसका रीजनेबल टाइम क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है, तो ये सेल क्या मानी जाएगी, वैलिड। तो एक बार बताओ, मैं कौन हूं, नॉन ओनर। सेलर मत बोलो मुझे, नॉन ओनर बोलो मुझे, मैं कौन हूं, नॉन ओनर, और ये सेल क्या है, वैलिड। तो नॉन ओनर की सेल वैलिड नहीं हो गई? सारे पॉइंट एक्सेप्शन है क्या नेमो डेट पर? हाँ, तभी नशे में है क्या? एक तरह ये भी हो गया ना, मैं तो स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट हो गया। ना ना ना, वो सब छोड़ो, हमें यहां से जवाब देना है। तो सामान किसका हुआ, भोलू बायर का, ठीक है। नॉन ओनर की करीबी सेल वैलिड मानी जाएगी। अब अगला बोलता है कि सर नॉन ओनर की करीबी सेल वैलिड मानी जाएगी, पर मोबाइल तो 10 का था, तो इस बेचारे को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? 10 क्या करेगा, केस करके अपना पैसा ले लेगा, बस नॉन ओनर से ले लेगा, तो मोबाइल पर उसका ही रहेगा, है ना। तो ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो सेल्स ऑफ गुड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों से पूछा जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया तो तुम पहले बताओगे धमकी देकर दक्ष से मोबाइल छीना और किसी और को बेच दिया, तो दक्ष क्या करेगा, कंपनसेशन मांगेगा सेक्शन 73 के हिसाब से, है ना। यश की पूछेगा ही नहीं वो। अगर वो सेल्स ऑफ गुड से पूछेगा तो वो यश के बारे में लिखना है कि एज पर सेल्स ऑफ गुड सेक्शन 29 मोबाइल किसका, यश का, क्योंकि यश भोलू बायर है और मैं नॉन ओनर हूं, और नॉन ओनर की सेल वैलिड मानी जाएगी। ये पूरा चिपकाना पड़ेगा। पहले लिखोगे सेक्शन 27, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, पहले लिखोगे ये, और फिर 27 के बाद लिखोगे देयर इज अ एक्सेप्शन, देयर इज एक्सेप्शन विच इज सेक्शन 29, गुड फेथ बायर। भोलू बायर कौन होता है निकम में, भोलू बायर कौन होता है? हाँ, 2 ही लाइन तो है 27 में, नालायक 2 ही लाइन तो है, यही तो लिखना है बस, ये और ये, उसके बाद एक्सेप्शन, फिर केस लो आएगा तो केस लो, अगर डायरेक्ट आएगा बात समझ में आई। तो याद रखना भाई, बैठ जा। तो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये वाला नहीं, इसमें तो एक्सेप्शन में बच्चा एक्सेप्शन नहीं पहचान रहा। केस लो। अगला सर, द पर्सन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स विल कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ, है ना। अब ये है भाई बिल्कुल चोरी चकारी जैसा केस, सुनना ध्यान से। अब भाई तुम एक दुकान पे पहुंचे, ये दुकानदार, चालू दुकानदार, तुम पहुंचे भाई बहुत ही शरीफ, तुमने कहा भैया मोबाइल खरीदूंगा, तुमने इससे मोबाइल बाय कर लिया, ठीक है भाई। अब तुमने कहा कोचिंग में जाऊंगा, दोस्त क्या करेंगे, पार्टी पार्टी पार्टी, है ना, राइट। यहाँ तो मोबाइल पैसे चले गए। अब पैटीज और खिलानी पड़ जाएगी, है ना। तो तुमने दुकानदार से बोला भैया मैं एक काम करूँगा, शाम को ना आते हुए ले जाऊँगा,
ठीक है, तुम पैक करके रखना, बस आते हुए ले जाऊंगा, पैसे दे जा रहा हूँ एडवांस। अब चालू बायर ने तुम्हें चालू सेलर ने तुम्हें बेच दिया, भाई कोई बात नहीं भैया, पैक करके मिलेगा, तुम आते हुए ले जाना। अब ये मोबाइल तुमने मान लो खरीदा 20,000 का ठीक है, अब तुम्हारी एक्स आई उस दुकान पर, कौन आई? उसने कहा ये मोबाइल चाहिए। तो चालू ने बोला क्या करोगी दीदी ये मोबाइल लेकर, रहने दो ये मोबाइल मत लो। तुम्हारी एक्स को पता था, है ना, कि यही मोबाइल लूंगी मैं। तो उसने बस गुस्से में बोला पैसे बोल, पैसे, कीमत बोल, ये मत बोल मत लो ये वाला मोबाइल, कीमत बता कीमत। चालू ने बोला दीदी 1,00,000 रुपए, मैं पहले कह रहा हूं मत लो। QR कोड स्कैन, टक टक टक, देवे सज्जनों 1,00,000 रुपए फोन पे प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। ये बचता नहीं बचता, ये बच गया। सेलर देख रहा, अबे ये क्या करती दीदी ने, 20,000 की चीज 1,00,000 में, अबे यार बड़ी पागल लड़की है। तो अब वो बेचारा चालू अब क्या सोच रहा है, कह रहा है यार 80,000 का प्रॉफिट एक ही झटके में, उसने दे दिया। फिर तुम आए मटकते मटकते शाम को, भैया भैया मेरा मोबाइल था ना, जल्दी दे दो भैया, आज तो नया सिम डालूंगा, आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गेम खेलूंगा। तुमने कहा भाई वो मोबाइल तो मुझसे नहीं बिका, नहीं खो गया, गिर गया, है ना, मैं तुम्हारे पूरे पैसे लुटा दूंगा। वहीं तुम्हारी एक्स आ गई, बिका नहीं है ये, खोया नहीं है, खरीदा गया है, और जो हर चीज़ तुझे पसंद आएगी वो तेरे पास तक जाने नहीं दूंगी मैं। तो मैं बहुत गुस्सा है, भाई ये क्या चक्कर है, मेरा मोबाइल मैंने खरीदा और इसको बेच दिया तूने। तो मैं बहुत गुस्सा है, तुमने कहा मोबाइल तो मेरा ही होगा, मैं ही लेकर आऊँ, तू कैसे ले लेगी, तू कैसे ले लेगी ये बता। मैंने कहा कैसे ले लेगी, इसने मुझे बेचा है, मैं अब ये मोबाइल मेरा होगा, बिल भी मेरे नाम पे। मैंने कहा बिल तेरे नाम पे, झूठा बिल है वो, बिल पहला, असली बिल मेरा माना जाएगा। तुमने केस कर दिया मोबाइल किसका, तुम्हारा एक्स का? प्लूटो को बहुत गुस्सा आया। अब बोलो, नहीं गुड फेथ है, गुड फेथ है, मतलब उसको पता नहीं है कि ये पहले बेचा जा चुका है बोलो, एक्स का एक रीजन, हाँ एक्स तुम्हारी क्या निकली, नहीं एक्स तुम्हारी तो एक्स निकली निकली, अब एक्स तो निकलेगी, फिर क्या निकली, और भोलू निकली वो, ठीक है। और क्योंकि एक्स भोलू है, चालू कौन है, ओनर नॉन ओनर, पक्का? अबे निकम्मे, ओनर तो तुम हो। अबे जब तुम्हारे बिल बन गया तुम्हारे नाम का, पैसे तुमने दे दिए, सेक्शन 18 लग गया, डिलीवरेबल स्टेट में था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अबे तो सेक्शन 18 कह रहा हूँ 20 के हिसाब से, भाई सेक्शन 20 के हिसाब से तुम ओनर हो, तो चालू कौन है, नॉन ओनर। तो सेल बाय नॉन ओनर वैलिड इनवैलिड, वैलिड। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सेल बाय नॉन ओनर इज इनवैलिड, पर यहां क्या माना जाएगा, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं भाई। सेल बाय द बायर, है ना, ओ सॉरी ये रहा, सॉरी, सेल बाय द पर्सन हु ऑलरेडी सोल्ड बट हैविंग द पोजेशन, ऑलरेडी सोल्ड पर पोजेशन तुम्हारी उसके पास रखे, क्योंकि तुमने बोला था शाम को जाते हुए ले जाऊंगा, तो मैंने पहले ही बोला ओनर कोई भी हो सकता है, पोजेशन किसी और के पास हो सकती है, यही तो है। ओनर कौन, तुम, पोजेशन किसके पास, चालू के पास वैलिड सेल मानी जाएगी अगर एक्स कौन निकली, भोलू निकली, ठीक है ना, राइट। अगला देखो, सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी गुड वेस्टेड टू, ये बहुत ये बिल्कुल ये शरीफों वाला काम है। शरीफ वाला कैसे, मान लो भाई दुकानदार है, दुकानदार ने तुम्हें सामान बेचा, तुमने दुकानदार से पूछकर आगे बेच दिया। तुमने बोला भाई भले ही मैंने तुझे पैसे ना दिए हो, पर जैसे ही मैं आगे बेच दूंगा उससे पैसे आ जाएंगे, मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। तुमने क्या बोल दिया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बेच दे। क्या मतलब हुआ इसका फिर, वैलिड, क्योंकि तुमने क्योंकि भैया क्योंकि
हाँ बोलो भाई, ये लिखी बात। बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, सेलर से पूछकर, परमिशन लेकर अगर कोई सामान बेचता है तो बताओ बायर कौन है? नॉन ओनर, क्योंकि अभी ओनर कौन है? सेलर, लेकिन उससे पूछकर बेचा है। और तुम कौन निकले? ओ, जिसको बेचा वो कौन निकला? भोलू, है ना। यानी सिंपल सी बात, मैंने मान लो आरके जी से पूछकर तुम्हें सामान बेच दिया, पूछकर, है ना, बेच दिया। और तुम भोलू भी हो कि तुम्हें शक भी नहीं है कि मैं चोरी करूंगा तो मैंने ओनर से पूछ के बेचा है ना, तो वैलिड सेल है। तो आसान सी बात है, तो पूछ कर बेच दो या मैं उसका एजेंट बन जाऊं। ठीक है, एजेंट नहीं, एजेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंट का, एजेंसी का। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं एजेंट बन के काम करता हूं, है ना। बात समझ में आई? अब भाई ये बताओ, ये बैग उठाइए भाई दक्ष, क्या ईंटें भर रही हैं इसमें? भारी है ना, खोलना नहीं है भाई, चेक नहीं। हाँ मुझे दे दो भाई। अब ये बैग है भाई, ये बैग है। अरे भाई क्या भर रखा भाई इसमें? बड़े बड़े लंच ला रखे हैं क्या? पढ़ना तो है नहीं। चलो भाई, ईंटें ले जा रहे हो? ईंटें क्या? नहीं सर। अब भाई ये बैग आया मुझे बहुत पसंद आया भाई, ये बैग बड़ा बैग है भाई, ये तो टाइकून हो रहा, बहुत बड़ा बैग है ना। टांगने वांगने में ओके। ओ भाई क्या भर रखा है? यहाँ से कहाँ जाता है भाई? हाँ सच बता, कहाँ जाता है यहाँ से? अब मैंने कहा भरा बैग है, खजाना भी हो सकता है अंदर। आजा भाई आजा, तू ही आजा, कैमरे में आजा भाई, फोटो ले लो भाई सबूत के तौर पे। हम दोनों दिखने चाहिए। 100 रुपये का है, 100 रुपये का खरीदेगा? हाँ अभी पेटीएम कर देता हूँ। ना पेट कैश दे देगा, हो तो कैश है, कैश दे दो भाई। लाया लाओ। खुल ले हाँ वीडियो बनाना, रील बनाना, रील। खतरे जी करे मुझे बेच देते यार, 100 रुपये का बेच देते। चलो लाओ ये दे दो। यार पैटी के चुरा चुरा के, रुक जाओ पैटी के ही बचे थे। पकड़ो भाई, बैग हुआ इनका, पैसा हुआ मेरा। ताली बजा दो। फोटो खींचो। वैलिड? अभी बताओ ये सेल वैलिड है या नहीं है? क्यों? वैलिड इनवैलिड? ओनर खुद ताली बजा रहा है ओनर खुद ताली बजा रहा है। चल भाई 100 रुपये तेरा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। जीवित रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है, अब बताओ राज की बात तो रहेगी, वैलिड इनवैलिड? भैया वैलिड इससे पूछेगा जिसका सामान है। क्यों इनवैलिड क्यों है? ओनर की कंसेंट नहीं है कि नहीं बात? राइट। गुड फेथ, वो गुड फेथ वाला नहीं है, उसे पता है यही ओनर है। अब ये कहेगा दश कि भाई सर मैं तो गुड फेथ बायर हूं, मैं कौन हूं? गुड फेथ बायर तो तब होता भाई जब उसे इस बात का ज्ञान और इस बात की पहचान और इस बात का शक ना होता कि बेचने वाला चोर है। उसके सामने उसका बैग उठा के बेचा तो मैं क्या हुआ? तुझे पता नहीं भाई ये बैग उसका है? खाइयो मम्मी कसम। हाँ पता नहीं, मम्मी कसम पे आ गया ना वो पता है कि नहीं पता? अब उसे पता है मैं चोर हूं, है ना, किसी और का सामान उससे बिना पूछे बेच रहा हूं। लेकिन बायर तो खुद ताली बजा रहा है। ओ बायर कह रहा हूं, ओनर तो खुद ताली बजा रहा है, तो सेल वैलिड इनवैलिड? सेल हुई इनवैलिड। बिल्कुल गलत जवाब। सेल क्या है भाई? वैलिड। ताली जो बजा दी साथ में, पता क्या हुआ? ये जज साहब ने बहुत सिंपल सी बात की, नशे मत रहो भाई, है ना। जज साहब ने बहुत सिंपल सी बात कही। अभी रुक जाओ, है ना। बहुत जज साहब ने बहुत सिंपल बोला, बहुत सिंपल बात। गुड्स के मालिक के सामने उसी का सामान बेचा जा रहा है। गुड्स के मालिक के सामने उसका सामान बेचा जा रहा है और वो खुद ताली बजा रहा है। इसका मतलब
इसका मतलब भैया, इसका मतलब बोल नहीं रहे पीछे वाले बालक। गुड्स के मालिक के सामने उसका सामान बेचा जा रहा है और वो खुद ताली बजा रहा है, इसका मतलब वैलिड नहीं। इसका मतलब ये कि वो खुद चाहता है कि सामान बिक जाए। इसका मतलब वो खुद क्या चाहता है सामान बिक जाए। अगर वो नहीं चाहता सामान ना बिके, अगर वो चाहता है कि सामान ना बिके तो उसे रोकना चाहिए। बात समझ में आई? जज साहब ने बोला वैलिड सेल है बिकॉज ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है रोकना। रियल ओनर, अब बताओ भाई मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? नॉन ओनर। भाई तुम्हारा क्या नाम है? आज पहली बार सब मैंने क्वेश्चन पूछा ना तब पता लगा इसका नाम मोहित है। मुझे लगा वो पीछे बैठ के बेचारा सुनता रहता, समझता रहता, कुछ नहीं जवाब देता वो। मोहित, मोहित कौन है? ये कौन हो गया? यहां पर दक्ष भोलू नहीं है ना? क्यों? चालू भी नहीं है, अबे चीटर भी नहीं है। यहां पर दक्ष कह रहा भाई, यहां पर दक्ष कह रहा अबे ओनर ये बैठा, सामान इसके सामने बेच रहे हैं, है ना? तो मैं पता है कौन हूं? मैं इसके यहाँ एजेंट हूं। भाई जेठालाल की दुकान पर, किसकी दुकान पर? जेठालाल की दुकान पर बागा उसके सामने टीवी बेच रहा है और वो मना नहीं कर रहा, तो बागा कौन है? जस्ट लाइक अ एजेंट। एजेंट लिखित में ना हो, पर एक परचूने की दुकान पर सेठ जी बैठे हैं कुर्सी पे, उनका नौकर तुम्हें सामान बेच रहा है और वो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डीम्ड टू बी एजेंट की तरह है वो। तो तुम्हारे सामने तुम्हारा बैग एक नॉन ओनर बेच रहा है और तुम उसे क्या नहीं कर रहे? स्टॉप नहीं कर रहे, तो क्या माना जाएगा? तुम्हारा ना रोकना ही, तुम्हारी खामोशी ही। खामोशी क्या है? हाँ है, या तुमने समझ लिया था ना उसकी खामोशी हाँ है, ऐसी यहाँ तुम्हारी खामोशी को भी क्या समझा? यानी तुम चाहते हो बिके, ये लिखी बात। ओनर इज स्टॉप बाय कंडक्टिंग फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल। ओनर को रोका जाएगा ये कहने से कि सेलर बेच नहीं सकता। और क्या इसका मतलब? ओनर को यानी मोहित को रोका जाएगा ये कहने से, सेलर कौन है? मैं, कि मेरे पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है। मोहित को ये मत बोलियो। क्या मत बोल? बाद में पी लियो बीड़ी, बीड़ी पी रहा है बैठ के, सुन नहीं रहा बात। क्या कहने से रोका जाएगा और किसको रोका जाएगा? मोहित को, मुझे नहीं, मोहित को, ओनर को, मोहित रियल ओनर को ये कहने से रोका जाएगा कि जिसने सामान बेचा है उसकी अथॉरिटी नहीं है। ये कहने से क्यों रोका जाएगा? क्योंकि उसकी आंखों के सामने क्या किया है? हेल्ड आउट अदर पर्सन इन क्वेश्चन एज अ ट्रू ओनर। उसकी आंखों के सामने ही ये माना गया है कि बेचने वाला क्या है? रियल ओनर के समान है और उस पर्सन के पास अथॉरिटी है बेचने की। एक बार बागा ने सामान बेच दिया तो जेठालाल को ये कहने से रोका जाएगा कि बागा के पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की, क्योंकि उसके सामने बेचा है। उसके सामने बेचने से हम ये मान लेते हैं कि जो बेच रहा है वो ट्रू ओनर के समान है या उसके पास अथॉरिटी है बेचने की। बोलो बात समझ में आ गई है ना? ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास से ही, लेकिन मैं बता देता हूँ। अनपेड सेलर सुनना ध्यान से, अनपेड सेलर कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ अनपेड सेलर कौन होता है? एक ऐसा दुकानदार जिसने माल बेच दिया पर पैसा नहीं आया। तो क्या अनपेड सेलर माल बेच सकता है? वो किसी और को सामान बेच सकता है? बेच सकता है, अगर उसने पैसा टाइम पर नहीं दिया। तो अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो क्या करेगा सर? सामान बेच देगा, क्योंकि वो अगर ट्रू ओनर नहीं है ना? मैं सिंपल सी बात, मेरे पास सामान रखा है, मैंने तुम्हारे नाम पे तुम्हारा बिल बना दिया, तो तुम कौन बन गए? उसके ओनर। सामान मेरे पास रखा है, लेकिन तुमने आज तक मुझे क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए।
तो ये बताओ, क्या तुम्हें याद है, क्या सर, क्या तुमने अकाउंट्स में शेयर्स वाली एंट्री डाली है? कॉल सीनियर वाली एंट्री ना डाली तूने? बाकी ने डाली है? डाले, अभी डाल, पराशर ने डलवाई नहीं अभी डालोगे तुम। बचपन में तो डाली है ना बाकी लोगों ने, है ना? अब ये बताओ, अगर सामने वाले बायर ने पैसा पूरा नहीं भरा, लास्ट कॉल क्या कर दी, एरियर कर दी, कंपनी क्या करती है बाबू? फोर फीचर के बाद क्या करती है? रीइश्यू का मतलब क्या होता है? रीसेल, दोबारा सेल, वही तो लिखी है बात। कंपनी अनपेड सेलर है शेयर्स की, है ना? तो वो क्या कर सकती है? उस शेयर को री इशू कर सकती है, रीसेल कर सकती है, चाहे आपने किसके नाम पे दे दी हो शेयर, बायर के नाम पे दे दिया। तो ये हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। और आखिरी बात, इन केसेस में नॉन ओनर होते हुए वैलिड सेल मानी जाती है। याद करो, ये आज से पहले कहां पढ़ाया था मैंने? हाँ, कौन सी पिक्चर दिखाई थी यहाँ? शिवाजी द बॉस, है ना? याद आई बात? तो वकील साहब कहते हैं शिवाजी से कि भैया तुम्हारी रोलेक्स की घड़ी भी, मतलब वकील ओनर है क्या? लेकिन वो बेच सकता नहीं बेच सकता? हाँ, वो लिक्विडेटर ऑफिशियल असाइनी है ना? ऑफिशियल रिसीवर है। तो ऑफिशियल रिसीवर नॉन ओनर होते हुए भी शिवाजी का सामान बेच सकता है, क्योंकि शिवाजी कौन है? शिवाजी ओनर है और जो इंसॉल्वेंट है ना? लेकिन सामान कौन बेच रहा है? वकील। तो वकील नॉन ओनर होते हुए क्या कर सकते हैं? सर लिक्विडेटर ऑफिशियल साइनिंग बोलते हैं। हाँ, तभी तो और लिखा है बीच में, ये बताने का पड़ा है। तेरी याद साथे हैं सेक्शन बोलना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फाइंडर ऑफ गुड्स के सेक्शन कौन सा था? निकम्मो, कोई बात नहीं, चेक कर लो, दीदी बहुत करीब है वैसे। क्या फाइंडर ऑफ गुड्स जिसको पाया सामान उसका होता है क्या? नहीं होता जनरली। लेकिन कुछ केसेस में जिसको पाया सामान उसका हो जाता है। बताओ कब? अगर रीजनेबल टाइम में ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, या फिर पेरिशेबल नेचर है। कौन सेक्शन था? 71 कौसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 71 था, 72 था? 71 ना? हाँ, हाउलिन वर्सेस हॉलर का केस पड़ा था। डायमंड रोशर गिर गया था, है ना? तो सेल्स ऑफ गुड्स कहता है कि भैया फाइंडर ऑफ गुड्स भी वैलिड सेल कर सकता है, फाइंडर ऑफ गुड्स भी वैलिड सेल कर सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस पर। और वो सर्कमस्टेंसेस सेल्स ऑफ गुड्स कह रहा मुझसे मत पूछना, पप्पा से पूछ लेना। पप्पा 71 में बता गए हैं। तो पप्पा ने क्या बताया था? वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब रीजनेबल टाइम तक ओनर ना मिले तो सामान तुम्हारा, या फिर अगर वो गुड्स खाने पीने का पेरिशेबल नेचर का है तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको खा सकते हो या बेच, अबे एक्सपायर होने से अच्छा खा लो या बेच दो भाई। बिना ओनर को ढूंढना खा सकते हैं? नहीं, कोशिश तो करोगे ना। तुम तो खा ही रहे हो पहले से ही, जिसका पैकेट मिला मेरा ही है भाई। अब देखो 27, कोई भी पर्सन वो नहीं बेच सकता जो उसका नहीं होता, है ना? राइट। सेम, अगर आप कौन है? गुड फेथ बायर है, तो आप क्या कह देंगे? 28 देखो, जय वीरू बसंती जॉइंट ओनर, डैडी मम्मी जॉइंट ओनर है। जय ने टीवी बेच दिया ठाकुर को जो गुड फेथ बायर था, लेकिन उसने बसंती और वीरू से नहीं पूछा, तो ठाकुर को सामान वैलिड मिलेगा नहीं मिलेगा? वैलिड। याद आ गई बात? 29, फ्रॉड से खरीदा फिर बेच दिया, बायर कौन था? गुड फेथ, ठीक है? तो उसको गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया? वॉइडेबल वाला। 29 बताया था ना? 29 अगर कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया तो 15 + 73, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और ये सेल्स ऑफ गुड्स। याद रखना क्वेश्चन किससे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 एक है ना?
भेड़ ने सेल कर दिए गुड्स बबीता जी को हायर प्राइस पर, ये कौन सा हुआ? मोबाइल वाला। 1 लाख का मोबाइल बेच दिया उन्हें बबीता जी को, है कि नहीं बात? एक्स वाला केस। तो बबीता जी ही क्या बनेंगी? रियल ओनर बनेंगी, क्योंकि वो कौन निकली? भोलू। अगला सर, ये है भाई लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 4 मार्क्स में आया। अब बच्चा परेशान, वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में। कार था वो, कार उस एग्जाम के क्वेश्चन में भी कार ही लिखी थी। ये है ना, क्वेश्चन पर उठा के देख लेना। ये क्वेश्चन था सिंपल। हाँ, ऐसे तुमने पेपर दिया था, आया था ना ये क्वेश्चन? ऐसे नहीं था, डिट्टो यही था भाई, वर्ड टू वर्ड। कार ही थी उसमें, और ए और बी ही थे। क्या लिख के आए? यानी भाई साहब क्वेश्चन कराए कौन सा? लॉ लिखा है हायर परचेज वाला, यानी कि शेल्टर कॉक्स वर्सेस हिकमैन, शेल्टर वर्सेस कॉक्स, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, है ना? शायद ये वाला था, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ये भाई साहब करके आ गए। तो 4 में से 0 मिलने हैं भाई, क्योंकि तुमने प्रोविजन भी गलत लिखा। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आफ्टर पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ए ने कार सी को बेच दी। ए ने मारुति लिमिटेड से कार खरीदी इंस्टॉलमेंट पे। तो निकम्मो बिना पढ़े बता दो, जब मारुति लिमिटेड से तुमने कार खरीदी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, और इंस्टॉलमेंट किससे लिए? बैंक से लिए, है ना? तो ओनर कौन है? बैंक। और अगर मारुति वाले ही तुम्हें इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो ओनर कौन है? मारुति। सिंपल सी बात ये, क्या तुम इसके ओनर हो? तुम इसके तुम नॉन ओनर हो। एक कार जिसका ओनर बैंक है, एक कार जिसका ओनर मारुति है, तुमने वो कार उठा के किसको बेच दी? सी को। तुम तो नॉन ओनर हो। और क्योंकि लोन तो बैंक ने दिया ना तुम्हें, तो ओनर तो बैंक है। जो तुम्हें लोन दे रहा है वो ओनर है। अब चाहे मैं तुम्हें लोन दे दूं कार का, तो ओनर मैं हूं। मारुति वालों ने खुद ही फाइनेंस कर दी कार, तो ओनर मारुति है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद तुम ओनर बनोगे, है कि नहीं बात? ये पड़ता है हायर परचेज में। क्वेश्चन में ये वर्ड भी लिखा था हायर परचेज, है ना, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो तुम हायर परचेज से लिख रहे हो तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इसमें ए जो नॉन ओनर है, उसने नॉन ओनर ने सेल करी कार किसको? सी को। ठीक है। अब जिन्होंने इतना पहचान लिया होगा कि नॉन ओनर वाला केस है, कौन सा केस है? अब उनकी खोपड़ी में बात घूमनी चाहिए, उनके घुटनों में बात जानी चाहिए। या तो 27 से आंसर देना है, या फिर 27 के एक्सेप्शन से आंसर देना है। अगर 27 से आंसर दूंगा तो नॉन ओनर बेच नहीं सकता, और 27 के एक्सेप्शन से आंसर दूंगा तो नॉन ओनर की सेल वैलिड है ना? अब तुमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, होश में सुन लेना, तुमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं या लॉ पढ़ा है, क्वेश्चन छोड़ो, तुमने जितना भी लॉ पढ़ा है, ए जो है, ए के ऑफिशियल रिसीवर है, बोलो। ए फाइंडर ऑफ गुड्स है, ए अनपेड सेलर है, ए को एस्टोपल रोक रहा है कोई, या कोई क्या उसके सामने कोई मालिक हो जो उसे रोक ना रहा हो? ए वो दुकानदार इसने पूछ के बेचा है। ए ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, वो दुकानदार है, चालू दुकानदार जो पैसों चक्कर में बेच चुका है। ए ने ये सामान क्या धमकी से लिया है? क्या ए एजेंट है? अगर इन सब में से ए नहीं है तो ए ऐसा नॉन ओनर है जो सामान बेचने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आंसर 27 से दिया जा सकता है। बात समझ में आई? अब नहीं 27 से दोगे तो सही होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? है ना? अब बताओ अब बताओ भाई,
ए जो नॉन ओनर है क्या वो किसी भी एक्सेप्शन में कवर हुआ? एक्सेप्शन में कवर नहीं है। अगर तुम एक्सेप्शन में कवर नहीं हो, अब ये लिख लेना आज रात की बात। बताओ यार, इसमें मुक्के बजा दूं तेरे में? क्यों नहीं पढ़ा था भाई? 20 रट गया था? क्यों नहीं पता था? और ये राज की बात मैंने पिछली क्लास वाले बच्चों को भी लिखवाई थी, लेकिन रिवाइज क्यों करूंगा मैं तो सीधा अगले अटेम्प्ट में रिवाइज करूंगा। अगर नॉन ओनर एक्सेप्शन में कवर नहीं है, या कह दो अगर नॉन ओनर एक्सेप्शन में आता है या एक्सेप्शन में कवर है, सिर्फ और सिर्फ तभी सेल बाय नॉन ओनर वैलिड होगी। इसका मतलब अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा तो सेल बाय नॉन ओनर क्या मानी जाएगी? वॉइड। अगर सेलर एक्सेप्शन में नहीं है तो सेल बाय नॉन ओनर इज इक्वल टू वॉइड। अब इस क्वेश्चन में बताओ भाई, क्या वो सेलर एक्सेप्शन में कवर है? नहीं ना, तो क्या होगा? ये लिखना था, ए ने ना ही कार खरीदी, ना ही उसने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि कार मेरी है। ही हैज ओनली ऑप्शन टू बाय द कार। सिर्फ उसके पास कार का क्या है? ऑप्शन है ना, और वो ओनर नहीं है, तो सेल बाय नॉन ओनर इज वॉइड। 27 से तो या तो भाई 27 लगेगा, 27 का एक्सेप्शन लगेगा। ये आया तुम्हारे एग्जाम में भाई, अपनी किताब का ही तो था। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई पढ़ाना हो तुमने अपनी किताब में ही ना लिखा हो। हाँ, एक्सेप्शन तो लिखना ही नहीं है, एक्सेप्शन तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ 27 लिखना है। तो सेक्शन 27 से आंसर दो, खेल खत्म करो। एस्टोपल सिंपल सी बात है, जब नट्टू काका रोक ही नहीं रहे तो भोलू के पास गुड टाइटल होगा, क्योंकि नट्टू काका को रोका नहीं जा रहा। किसके द्वारा? रियल ओनर के द्वारा। उनकी आंखों के सामने सामान बिक रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ जेठालाल। इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। अब जेठालाल कौन है? रियल ओनर है ना। नट्टू काका कौन है? नॉन ओनर। तो सेल बाय नॉन ओनर इज इक्वल टू वैलिड। तो लिख लेना 27 और उसके एक्सेप्शन एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि बच्चा होश में नहीं रहता। बच्चा ना खुद जाता रहा बैठा हो, बस होश में नहीं बालक कि नॉन ओनर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तुम्हें केस याद ये वाले। अब तुम कह रहे हो क्या? अरे क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं, सब तो तुम्हें दे रखा है। एग्जाम में अपनी किताब से क्वेश्चन आ रहा है वर्ड टू वर्ड, तुम तब भी नहीं करके आ रहे। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है किताब का, और कह रहा हाँ सर यही आया है, पर मैं तो हायर परचेज लिखाया। अब बीकॉम का पेपर थोड़ी है कि पेन घिसने का 1-2 नंबर मिल जाएंगे, 4 में से 0 मिले होंगे, देख लेना। लीगल वर्ड चिपकाइए उस क्वेश्चन से रिलेटेड, नहीं मिलेंगे नंबर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ गुड्स की, सुनो ध्यान से। अगली बात सिंपल, 1 मिनट बस रुक तो जाओ। डिलीवरी क्या होती है सर? सामान एक दूसरे को सौंप देना। ओनरशिप का कोई लेना नहीं, याद रखना इस बात का। इट इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम? ओनरशिप की बात नहीं आ रही, ओनरशिप आती जाती रहेगी, ओनरशिप आती जाती रहेगी। हम क्या दे रहे हैं? पोजेशन। सबसे पहले अगर सामान मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे हाथ में, जैसे मैंने बैग पकड़ा है तुम्हारे हाथ में, ये क्या है सर? ये है एक्चुअल डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी? जब सामान तुम नजर के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास तुम सच में गले लग के लगा सकते हो, ये तो होगी एक्चुअल डिलीवरी। अच्छा बताओ, अगर मुझे तुम्हें कार देनी है, फैला हाथ फैला, तो क्रेन लाके तुम्हारे ऊपर डाल दूं कार?
बताओ। तो फिर कार की डिलीवरी कैसे होगी भाई? कैसे? ट्रक से मतलब? अरे तुम्हें कैसे डिलीवर करूं? चाबी दे दो। ये कैसे मान लो कार तुम्हारे पास डिलीवर कर दी गई? ओनरशिप नहीं, डिलीवर, चाबी देने से। क्या देने से? इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलते हैं भैया? हाँ, ऐसे तुमने देखा होगा, तुमने ऐसी एक बात देखी होगी, जब भी किसी प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिलता है ना, तो तुमने देखा होगा जब उसे मैन ऑफ द मैच में कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उसे एक्चुअल चेक नहीं देते, वो एक सिंबल देते हैं, बड़ा सा चेक, वो ऐसे पकड़ के जाता है ताकि लोग देख सकें कि छोटा चेक तो उसने मोड़ के जेब में रख लिया, ना ना ना, एक बड़ा सा चेक दे दिया ताकि टीवी पे लोगों को दिखाई दे कि इसको मैन ऑफ द मैच मिलने पे इतना पैसा मिला है। तो बड़ा सा चेक दे देना इज सिंबॉलिक डिलीवरी। ये जरूरी है सिंबॉलिक डिलीवरी देना? नहीं, मर्जी है, सेलर का अपना अपना स्टाइल है। और तुम्हें कार कैसे डिलीवर करूं भाई? खाली छोटी चाबी दे दी होगी ऐसी। हाँ, एक बड़ी सिंबॉलिक होती है, इतनी बड़ी चाबी दे रहा है सर ये। ना ना ना, छोटी चाबी, एक्चुअल चाबी दे दो, वो भी सिंबॉलिक डिलीवरी है। और आखिरी बात ये बताओ, ये रहा सिंबॉलिक, कार देनी है, किसी को रेलवे से सामान देना है तो हम क्या देते हैं? रेलवे रिसिप्ट, तो क्या बन गया? सिंबॉलिक डिलीवरी। और आखिरी बात भाई, टिकट सर सिंबॉलिक डिलीवरी है। हाँ, किसी भी चीज का हाँ, मान लो तुम्हारा सामान गोडाउन में रखा है, तो मैंने कहा भाई सामान गोडाउन में रखा है, सामान तेरा है, तो तुम्हें मैंने सामान डिलीवर कर दी, कैसे पता लगेगा? जब मैंने गोडाउन की चाबी तुम्हें दे दी, तो सामान किसका है? तो मैंने सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी, तो माना जाएगा वो सामान भी क्या हो गया? तुम्हारा हो गया। अब ये आखिरी बात बहुत सिंपल, मान लो तुमने ऑनलाइन सामान मंगाया, जूते मंगाए, जूते, मैंने तो पहले भी एग्जांपल, जूते मंगाए, जूते मंगाने के बाद तुमने जब सामान डिलीवरी करने वाला आया, उनने बोला भैया दरवाजा नहीं खोलना भाई, तो तुम्हारे घर का। तुमने कहा अरे भाई मैं एक दिन बाहर आ गया, एक काम कर, सामने चिंटू के सामान दे दे। चिंटू की मम्मी आई, तुमने फोन पे बात भी कर ली, आंटी मेरा सामान ले लो। शाम को तुम घर पहुंचे, आंटी उछलती मिली, बहुत बड़े जूते स्प्रिंग वाले हैं क्या, मजा आ रहा जॉगिंग में, थोड़ी देर मैं कर लूंगी जॉगिंग, शाम को सुबह तू कर लियो जॉगिंग। आंटी ऐसे नहीं चलेगा, जूते मेरे, चुपचाप उतार दो जूते। अब ये बताओ, सैलरी की गलती है या फिर सेल डिलीवरी बॉय गलती है? गलत जवाब। ना सैलरी गलती निकम में, ना डिलीवरी बॉय की, किसी भी गलती नहीं। सामान डिलीवर तुम्हें माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, तुम्हारी गलती है, तुम्हें डिलीवर माना जाएगा, क्योंकि तुमने खुद क्या बोला था? गलती तो बाहर की है। हाँ, तुमने क्यों रखा चिंटू की मम्मी का सामान? है कि नहीं बात? तुमने थोड़ी बोलता सेल्समैन को कि चिंटू की मम्मी को जूते पहना के जाइयो, है कि नहीं बात? ये बताओ सामान डिलीवर हो गया नहीं हो गया? हो गया। किसको? तुम्हें या चिंटू की मम्मी को? नहीं, तुम्हें डिलीवर हो गया। इफ यू एक्नॉलेज द गुड्स विच इज डिलीवर्ड एट अदर प्लेस, इट विल इक्वल टू डिलीवर टू द बायर। किसने एक्नॉलेज किया? ये मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया निकम्मो, एक्नॉलेजमेंट वाले चैप्टर में, कंसिडरेशन में। तुमने अपने मुंह से एक्नॉलेज कर दिया भाई चिंटू के सामान दे जा, तो डिलीवरी टू चिंटू इजिकल टू डिलीवरी टू चिंटू इजिकल टू डिलीवरी टू बायर। बोलो बोलो, समझ गए सर? मजा आया नहीं आया? तो फिर तू एग्जाम में सही करके क्यों नहीं आया? तब भी ये बोला था पिछली क्लास में मजा आ गया, लेकिन क्वेश्चन गलत कराया, 4 नंबर गलत कराया, सिंपल से 4 नंबर। ये लो भाई, ठीक है, बात समझ आ गई? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट, ओ भैया अभी रुक जाओ, ट्रेन में भी ब्रेक लगे धीरे धीरे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। कौन सा? दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक 26 का एक्सेप्शन, दिल मेरा धड़कन तेरी, और एक पढ़ा 27 और 27 का एक्सेप्शन। 27 और 27 के एक्सेप्शन पे लिख लेना 100% इन एग्जाम। एक क्वेश्चन तो बनता है इसके ऊपर क्वेश्चन आना, कंसीडरेशन इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी पे क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, एक 5 नंबर का बनता है 27 पर 100%, है ना? डिलीवरी पे तो डिलीवरी तो लक्की ड्रॉ है, निकल गया। और एक क्वेश्चन 100% बनेगा आपका इस टॉपिक से। मतलब ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे क्वेश्चन बनना
तय है, बनेगा ही बनेगा। बाकी 5 से 10 नंबर और जो बच गए उसमें वो डिलीवरी भी पूछ सकता है, उसमें गुड्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, हायर परचेज भी पूछ सकता है, या डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल में। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे से क्वेश्चन बनना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी, दूसरा 27 और उसके एक्सेप्शन, और तीसरा अनपेड सेलर जो पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।